हेलो। हेलो। चलिए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में। आज हम आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं सेट नंबर 11 का आपको डिस्कशन। दरोगा का जो टेस्ट हो चुका है, सेट नंबर 11 का डिस्कशन लेकर आए हैं। आप सभी ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट मैजिक का ऐप। स्टूडेंट मैजिक क्लब का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। प्ले स्टोर पे जाके वो ऐप को सर्च कीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको परचेज कर सकते हैं। आपका कुछ फ़ी पेमेंट करके वो आपका हो जाएगा, आप परचेज कीजिए और वहाँ पे भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसका भी आपका डिस्कशन का वीडियो आपको ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाने के लिए आप एसएमसी से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, किसी भी मोड में जुड़ सकते हैं। यहाँ आपका तैयारी मॉक टेस्ट, ये क्यूज होमवर्क सीरीज आपका ये चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ने के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। ये क्यूज होमवर्क सीरीज आपका हर रोज़ शाम में और आपको क्लास में चलता है। होमवर्क सीरीज दिया जाता है स्पेशल, आपको याद करके आना है और फिर उसे क्वेश्चन पूछता चलता है। ये क्यूज होमवर्क सीरीज चल रहा है। आपको टेस्ट सीरीज ऑफलाइन अगर देना है तो आप क्लास में आकर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। उसका डिस्कशन और आंसर की आप सबको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है। तो चलते हैं आज सेट नंबर 11। सेट नंबर 11 का आप दरोगा का सेट नंबर 11 का डिस्कशन देख सकते हैं। सेट नंबर 11 का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं आज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 100 तक पूरा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको एग्जाम और पार्ट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या होगा? चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपको 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में बताना है। किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार माहेश्वरी। दिनेश कुमार माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम विधि आयोग की बात करते हैं तो ये भारत में विधि आयोग का जो सबसे पहली बार गठन किया गया था 1955 में किया गया था। पहली बार 1955 में किया गया था। शीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष थे। विधि आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष अगर पूछेगा तो कौन? शीतलवाड़ थे। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार माहेश्वरी, इनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में जारी भारत के क्वांटम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति रिपोर्ट के पहले संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को क्वांटम प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक निजी निवेश प्राप्त हुआ है, जो लगभग 6.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर है? तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे अधिक निजी निवेश प्राप्त हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में बेंगलोर स्थित स्टार्टअप QPIAI ने 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिव क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है, जो भारत में अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रणालियों में से एक है। तो इसका नाम बताना है आपको, कौन सा है? तो QPIAI इंडस। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। हाल ही में रेल मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर के उपनगरीय ट्रेन के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.5.0 के आगामी लॉन्च करने की घोषणा किया गया? तो यहाँ ये कहाँ लॉन्च किया जाएगा, कहाँ घोषणा किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये आपको मुंबई में लॉन्च किया गया है। ये कौन है? 4.5.0 लॉन्च किया गया है, ये कवच की अगर हम बात करते हैं तो ये पहली बार यात्री ट्रेन के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था। पहली बार यात्री ट्रेन के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य है कि दो ट्रेनों के टक्कर के बीच को रोकना। जब अगर ब्रेक किसी के कारण बस से काम नहीं करता है तो कवच के अनुसार वो दोनों ट्रेन बिना ब्रेक लगाए हुए भी
आपस में टक्कर से पहले रुक जाता है। तो वही आपका ये मुंबई में लॉन्च किया गया 5.0 के बारे में बताया गया। हाल ही में सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। तो कौन है आर्थिक मुख्य सलाहकार? अभी बी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन है। अगर हम बात करते हैं सुमन बेरी की बात करते हैं, सुमन बेरी अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी अभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, अनंत नागेश्वरन। आगे बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य में 543 प्रजातियों के साथ सबसे अधिक प्रजाति दर्ज किया गया है? लगभग तीसरे वर्ष राष्ट्रीय गणना सूची में शीर्ष पर है। लगातार तीसरे वर्ष गणना सूची में शीर्ष पर रहा है। तो ये आपको पश्चिम बंगाल में आपको 543 प्रजाति के साथ सबसे अधिक पक्षी प्रजाति दर्ज किया गया है, जो तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पे है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं और ISA 123वां सदस्य बन गया है? ISA माने सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया है। तो आपको अंगोला हो जाएगा। अंगोला 123वां सदस्य बना है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं तो ये जो इसका स्थापना 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसमें इसका अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष इसका भारत है। भारत, अगर उपाध्यक्ष सह अध्यक्ष बोल सकते हैं, सह अध्यक्ष वर्तमान में फ्रांस है। सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फ्रांस को बनाया गया है। इसका अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय की बात करते हैं तो गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। तो ये हो गया अंगोला 123वां सदस्य बन गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत का चुनाव आयोग मतदाता और चुनाव अधिकारियों की राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के जैसे अन्य हितकारी के लिए नया उपयोगकर्ता अनुकूलन डिजिटल इंटरफेस लॉन्च किया गया है। इसके लिए तैयार है। इसके प्लेटफॉर्म का नाम बताना। ये जो लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म चुनाव आयोग के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो ECI नेट इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में द्वारा जारी किए गए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पे है? कौन सा देश शीर्ष के बारे में बोल रहा है? तो आपको नॉर्वे हो जाएगा, शीर्ष पे है। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के लिए जारी किया जाता है। इसमें 180 देश है। इसमें अगर भारत का स्थान देखेंगे, 180 देशों में भारत का स्थान 151वां है। 2025 के अनुसार भारत का स्थान 151वां है 180 देशों में। अगर ये विदाउट इसका अगर हम संस्था की बात करते हैं, कौन सा जारी करता है, तो ये बॉर्डर्स विदाउट संस्था जो जारी करता है बॉर्डर्स विदाउट, ये संस्था जारी करता है। 180 देश है इसमें और नॉर्वे प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 151 है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जानकारी के अनुसार के लखकुड्डी के स्मारक के समूह में 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच का है और कल्याण चालुक्य के काल का बनाया गया था। को यूनेस्को में के विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया। इसे अस्थायी सूची में यूनेस्को में शामिल करने का अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये आपको बताना है किस राज्य में है, तो ये आपको कर्नाटक राज्य में है। लखकुड्डी कहाँ है? ये आपका कहाँ? कर्नाटक में। इसे यूनेस्को के अस्थायी धरोहर के सूची में शामिल किया गया है। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो सिद्धारमैया यहाँ वर्तमान में मुख्यमंत्री। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो स्टालिन यहाँ के
वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हैं आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना के अगर हम मुख्यमंत्री तो रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश के नायडू, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के स्टालिन है और कर्नाटक के सिद्धारमैया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, FIH हॉकी। FIH हॉकी अवार्ड 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ये देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत सिंह, एक सही है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी PR श्रीजेश। और आयोजन दुबई में, ये आयोजन दुबई में नहीं हुआ था, इसका आयोजन जो किया गया था ओटावा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ओटावा में किया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। सॉरी, ये ओटावा नहीं होगा, ओमान का आयोजन जो किया गया था ओमान में किया था। ओमान मस्कट में किया गया था। इसका आयोजन ओमान मस्कट में किया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रेचल गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मिस इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रेचल गुप्ता है। इसका जो आयोजन किया गया था ये थाईलैंड में किया गया था। थाईलैंड, बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें रेचल गुप्ता प्रथम भारतीय महिला बनी थी खिताब जीतने वाली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपको बताना है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। चेन्नई में स्थापित किया गया है। ये तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगा चेन्नई। अगर हम हिसार की बात करते हैं तो ये हरियाणा में है, हिसार का अगर स्थापना की बात करते हैं MBT मोहम्मद बिन तुगलक हिसार का स्थापना किया। नागपुर में आपका, नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो नागपुर में आपका 0 माइल हो जाएगा। 0 माइल कहाँ? नागपुर में। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ड के हत्या बम फेंका गया था, किंग्स फोर्ड के गाड़ी पे बम फेंका गया था। इससे आप जान सकते हैं मुजफ्फरपुर हरियाणा हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, चेन्नई। गंगा नदी डॉल्फिन सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई है? गंगा नदी डॉल्फिन सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका असम में किया गया है। ये आपका कहाँ? असम में किया गया है। असम की अगर राजधानी की बात करते हैं तो दिसपुर हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में है। अगर हम झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन आपका झारखंड के मुख्यमंत्री है। अगर असम के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो हेमंत विश्वा शर्मा। हेमंत विश्वा शर्मा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, असम। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय मेला भारत में कहाँ क्या है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो भारत में किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। ये 17 दिसंबर से आपका 24 दिसंबर तक चला था। 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये मेला चला था। मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। 16 देख लेते हैं। सप्तधारा कुंड कहाँ है? सप्तधारा या सतधारा कुंड जो बोलते हैं वो कहाँ है आपको बताना है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजगीर में। बिहार के राजगीर में है, जो नालंदा जिला में पड़ता है।
नालंदा जिला में पड़ता है। अगर हम मुंगेर की बात करते हैं तो यहाँ सीताकुंड, सीताकुंड मुंगेर में है। अगर सासाराम की बात करते हैं तो मंझर कुंड, मंझर कुंड जलप्रपात, कुंड जलप्रपात कहाँ है आपको मिलेगा सासाराम में। नवादा की अगर हम बात करते हैं तो नवादा में आपको मिलेगा ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात नवादा में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा राजगीर। 17 भारत और नेपाल सरकार ने सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब किया था? आपको बताना है भारत सरकार और नेपाल सरकार मिलकर कोसी परियोजना की शुरुआत कब किया गया था। तो कोसी परियोजना का जो शुरुआत किया गया था देख लेते हैं। कोसी परियोजना का जो शुरुआत किया गया था ये 1954 में किया गया था। कोसी बैराज परियोजना, कोसी बैराज परियोजना, कोसी बैराज परियोजना ये 1958 में बनकर तैयार हो गया था। कोसी बैराज परियोजना 54 में इसका शुरुआत किया गया था, 1958 में बनकर तैयार हो गया। अगर हम कोसी नदी की बात करते हैं तो कोसी नदी बिहार का शोक नदी बोला जाता है, बिहार का शोक, कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। कोसी नदी की अगर हम बात करते हैं तो कोसी आपको नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय से निकलती है, हिमालय सप्त कोश की, इसको सप्त कोश की जगह से निकलती है और आपको ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी आपको बिहार के कटिहार के पास में, बिहार के कटिहार के पास में जाके गंगा नदी में ये मिल जाती है। अगर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? तो ये आपको पटना में है। ये कहाँ है? पटना में है। अगर हम गया की बात करते हैं तो गया आपको फल्गु नदी के किनारे है, फल्गु नदी के, फल्गु बिहार का सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी यही है। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कहाँ? गया है। भागलपुर की अगर बात करते हैं तो इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्क, बिहार का सिल्क सिटी। अगर पूर्णिया की बात करते हैं तो आपका साक्षर, सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया होगा, कम साक्षर, सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? पूर्णिया है। अगर पटना की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा? पटना जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात आपको बताना है कितना है। बिहार के लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 918 है। लिंगानुपात कितना है बिहार का? 918। अगर यही हम भारत के राष्ट्रीय लिंगानुपात की बात करते हैं, राष्ट्रीय लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो ये 940 हो जाएगा। ये 940 आपको राष्ट्रीय लिंगानुपात है, बिहार का लिंगानुपात 918 है। अगर हम बिहार के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1105, 1106, 1106 कहीं 5 भी मिलता है आपको, 1105 या 6 रहेगा। ये जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ये पूरे भारत में सबसे अधिक बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। अगर हम यही अगर राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व आपका मिलेगा 382, राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ये आपका हो जाएगा 918। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चूज द करेक्ट, आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, फेसिनेटेड, ये आपका सही हो जाएगा। देख लेते क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं तो फिल द ब्लैंक्स, इसमें आपको भरना है ही डेड और आपको भरना है पॉजिटिव, आपको इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इन इसमें हो जाएगा, इन भराएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का, महाभारत के कहानियों पर आधारित निम्नलिखित कौन सा लोकगीत है? कौन सा इसमें लोकगीत जो महाभारत की कहानियों पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा पंडवानी। पंडवानी आपको महाभारत की कहानियों पर, ये पांडव के कथा इसमें कहा जाता है। पांडव के कथा के बारे में इसमें कहा गया है। पंडवानी आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। लोकगीत है। चलिए, अब अगर पम्बारा की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र का लोकगीत। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वस्त्र अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? वस्त्र अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में, जिसे भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है। ये आपका गुजरात में पड़ता है। गुजरात में जो आपका लगभग पूरे भारत का लगभग 35% कपड़ा का उत्पादन ये गुजरात राज्य करता है। अगर मुंबई महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 21% कपड़ा का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। तो भारत का मैनचेस्टर। अगर नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका संतरा के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। और भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। चलिए आगे देख लेते हैं 24 नंबर, गलत मिलान का चयन करना। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है ये आपको बताना है। चलिए देख, अमृत धरोहर योजना 2023 में चालू किया गया था, सही है। अमृत धरोहर योजना 2023 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, ये भी आपका सही है। मिष्टी योजना 2023 में, ये भी आपका सही है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये 2020 में नहीं चला था, ये आपका 2016 में स्टार्ट हुआ था। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना आपका 2018 में चला था, 16 नहीं 18 में चला था। ये आपका 2018 में चला, ये 2018 में हो जाए। तो अमृत धरोहर योजना की अगर हम बात करते हैं तो रामसर स्थल के संरक्षण के लिए ये है। रामसर स्थल के संरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है। मिष्टी योजना की अगर हम बात करते हैं, मिष्टी योजना जो आपको मैग्रोव स्थल के संरक्षण के लिए है। समुद्र के किनारे में जो मैग्रोव वन का उत्पादन किया जाता है उसके संरक्षण के लिए मिष्टी योजना है। एक राशन कार्ड ये 2018 में शुरू हुआ था। अगर राशन कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहली बार 1940 में प्रयोग किया गया था। सबसे पहली बार 1940 में किया गया था, बंगाल में प्रयोग किया गया था। अंग्रेज के द्वारा बंगाल में पहली बार राशन कार्ड का प्रयोग किया गया था, बंगाल में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, एक राशन कार्ड एक, गलत मिलान चुनना था। 25 का देख लेते हैं, तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध आपका किस राज्य से? तो आपको हो जाएगा झारखंड से। तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड से। अगर मणिपुर में केबुल लामजाओ अगर कहाँ है? आपको मणिपुर में मिलेगा। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में आपको मिल जाएगा चलिए, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो सहेलवा, कुभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कुभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। और सहेलवा अगर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा साइंस का क्वेश्चन। चलिए 26, हाइड्रा कली विकास की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाइड्रा के जो कली का जो विकास की प्रक्रिया है इसमें कौन सा सही है? नाभिक का विभाजन, एक स्थान पर कोशिका का विभाजन, बीजाणु का निर्माण, कोशिका द्रव्य का विभाजन, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो, एक स्थान पे कोशिका का विभाजन। हाइड्रा का जो विभाजन होता है ये आपका एक कोशिका से अनेक कोशिका में विभाजन हो जाता है। अनेक
अनेक कोशिका में ये विभाजन होता है। जैसे हाइड्रा का जो कली होता है अनेक कोशिका में टुकड़ों में बंट जाता है, विभक्त हो जाता है। ये मुकुलन के अलैंगिक प्रजनन के द्वारा है। ये मुकुलन अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ये इसका कोशिका विभाजन होता है। इसका जो शरीर होता है अनेक कोशिका में विभाजित हो जाता है। शरीर जो है अनेक कोशिका में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। तंत्रिका तंत्र के अलावा तंत्रिका तंत्र का कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का मदद करता है? तंत्रिका तंत्र के अलावा आपको अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा, जो दोनों काम करता है, आपको नियंत्रण और समन्वय में भी मदद करता है। अगर हम अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं तो अग्नाशय, जैसे में बहुत सा ग्रंथि हो जाता है, अग्नाशय, पिट्यूटरी, थाइमस, हाइपोथाइमस, ये सब ग्रंथि आपको आता है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में आता है। तो ये सब आपको आज हो जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र शरीर का समन्वय का कार्य करता है। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 28। कोलाइडी में निम्नलिखित में से कौन सा फोम का सही उदाहरण है? कोलाइडी में आपको बताना है कौन सा फोम का सही उदाहरण हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्यूमिस। प्यूमिस आपका कोलाइडी में फोम का उदाहरण हो जाएगा। इसमें आपका पनीर भी आता है, पनीर आ जाएगा आपका पनीर आता है, उसके बाद मक्खन हो जाएगा। ये सब आपका फोम का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की देख लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक समूह के बाद स्थान मिला है? किस समूह के बाद स्थान मिला है? तो आपको हो जाए अस्कैंडियम, जर्मेनियम और मैग्नीशियम। अस्कैंडियम, जर्मेनियम और मैग्नीशियम का जो, अगर अस्कैंडियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना 21 होता है, इसका 31 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। कैल्शियम का अगर यहाँ बात करते हैं, कैल्शियम का कितना 20 होता है और सोडियम का 11 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करते हैं तो ये जो 1869 में दिए थे अपना, ये आवर्त सारणी दिए थे, ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिए थे। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये अपना दिए थे। और अगर आगे हम बात करते हैं, होंगे फोन कीजिए। 1869 में परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ये दिए थे अपना। और अगर आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए थे मोस्ले दिए थे। कौन दिए? मोस्ले दिए थे। ये परमाणु क्रमांक के आधार पे दिए थे। परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक के आधार पे मोस्ले दिए थे। और ये 1869 में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निषेचन के बाद युग्मज कई बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? तो ये आपको युग्मज के बारे में बताना है। विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? तो ये हो जाएगा भ्रूण। बीजांड के बाद संरचना जो बनाएगा भ्रूण हो जाएगा। अगर हम वर्तिका की बात करते हैं तो ये वर्तिकाग्र से लेकर के, वर्तिकाग्र से आपका अंडाशय तक मार्ग बनाने का काम करता है। वर्तिकाग्र से अंडाशय तक ये मार्ग बनाने का काम कौन करता है? वर्तिका करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर छोटे टुकड़ों में टूट जाता है? इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खंडन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, खंडन। अगर विखंडन की अगर हम बात करते हैं, विखंडन की बात करते हैं तो ये एक कोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, अमीबा में जो विखंडन के माध्यम से होता है, जो टुकड़ों में टूट जाए, अमीबा विखंडन के माध्यम से होता है। अगर बहुकोशिकीय की बात करते हैं तो ये खंडन के माध्यम से छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। लेंस बनाने के लिए इसमें किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता? आपको लेंस बनाने के लिए बताना है किस पदार्थ का उपयोग
नहीं किया जाता है तो आपको कांच का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का, जल का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लेंस आपका कितने तरह, 2 तरह के होता है, एक अवतल लेंस होता है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस की अगर हम बात करते हो तो ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को अगर हम बात करते हैं तो दूर दृष्टि दोष के दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 33। जब हम किसी संवेदनशील पौधे जैसे मीमोसा पुडिका को छूते हैं तो उसकी पत्तियां झुक जाती है। यह अभिक्रिया निम्न परिवर्तन के कारण है। किस परिवर्तन के कारण ये होता है, इसमें आपका बताना है किस परिवर्तन के, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पानी के परिवर्तन के कारण। जब हम किसी भी इसकी पत्तियां को जब छूते हैं तो पानी जाइलम के माध्यम से पानी जो होता है पूरे जो पौधा होता है उसके पूरे अथी में विभाजित हो जाता है और ये रासायनिक करण का काम करता है। उसके बाद इसी कारण है कि ये छूने के बाद ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पानी। आगे देख लेते हैं चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.45 हो तो प्रतिबिंब के बारे में क्या दर्शाता है। अगर प्रतिबिंब का आवर्धन -0.45 हो तो प्रतिबिंब क्या दर्शाता है। जब भी अगर माइनस होता है तो प्रतिबिंब का जो वास्तविक और उल्टा बनता है। ऋणात्मक होने पे, अगर ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा। अगर धनात्मक रहता है, आवर्धन अगर धनात्मक है तो ये आभासी और सीधा होता है। धनात्मक रहने पर आभासी और सीधा, और ऋणात्मक होने पर वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यदि कोई वस्तु सफ़ेद रंग इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सफ़ेद रंग कोई वस्तु दिखाई दे रहा है तो वो क्यों दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है। सभी रंगों के रंग को परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है तो वे सभी रंगों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। अगर सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, सभी रंगों को अगर अवशोषित कर लेता है तो वो काला दिखता है। सभी रंग को अगर अवशोषित कर लेता है तो कैसा, काला दिखेगा। अगर वो किसी रंग का कोई दिख रहा है तो जिस रंग को वो परावर्तित करता है, जिस रंग को परावर्तित करता है वह उसी रंग का दिखता है, उसी रंग का दिखाई देता है। अगर हमको कोई वस्तु लाल दिख रहा है तो लाल को छोड़ करके सभी रंगों को क्या कर रहा है, परावर्तित कर जाए। लाल को छोड़कर जिसको परावर्तित कर देता है वो उसी रंग को दिखता है। तो आपको हो जाएगा सभी रंगों को परावर्तित कर देता है तो ये सफ़ेद दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब संभव होता है, जब जाता है। तो ये आपका हो जाएगा जब संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। अगर हम इस तरह इसको समझें, अगर इधर संघनन माध्यम है, ये संघनन है और इधर विरल है। अगर कोई प्रकाश इधर से जा रहा है, अगर जाना चाहिए इधर विरल माध्यम में जब जाता है तो ये अभिलंब से दूर हो जाता है, अभिलंब से। तो ये अगर अभिलंब है, प्रकाश अगर इधर संघनन माध्यम से जा रहा है तो जाना चाहिए था इधर, और ये अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसी में अगर ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण हो जाता है, ये अपवर्तन कोण का मान यही अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो ये हो जाता है क्रांतिक कोण हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, ये क्रांतिक कोण हो जाता है। यही 90 डिग्री से मान जब अधिक हो करके अब फिर से प्रकाश जो है संघनन माध्यम में आ जाता है तो इसी को बोला जाता है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिसे टूटा हुआ कांच का शीशा, टूटा हुआ कांच जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। टूटा कांच,
टूटा कांच क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है, जो दिखाई चमकते हुए दिखाई देता है। यही होता है अपवर्तन, ये 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, फिर से संघनन माध्यम में जब प्रकाश लौट आती है तो यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। संघनन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाता है। अगर विरल माध्यम से संघनन माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर हो जाता है। जब संघनन माध्यम जाएगा तो अभिलंब की ओर जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? दाब के बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। क्योंकि दाब के बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दाब पर ध्वनि की चाल पर कोई निर्भर नहीं करता है। आपको इसमें आपको तापमान और घनत्व, तापमान और घनत्व पे ध्वनि की चाल निर्भर करता है। तापमान अगर बढ़ रहा है, तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होता है, बढ़ता है। तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ता है। और घनत्व जितना अधिक रहेगा ध्वनि की चाल उतना अधिक होता है। घनत्व अधिक होने पर ध्वनि की चाल अधिक होता है। जैसे सबसे अधिक ठोस में होता है ध्वनि की चाल, सबसे अधिक ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। सबसे कम ध्वनि की चाल गैस में होता है। तो घनत्व जितना अधिक होने पर ध्वनि की चाल उतना अधिक होता है। तापमान जिसका अधिक रहेगा ध्वनि की चाल अधिक होता है। दाब पे ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यदि एक तार की त्रिज्या पहले आधी कर दिया जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? अगर हम त्रिज्या को आधी कर देते हैं तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाता है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसमें प्रतिच्छेद जो होता है, प्रतिच्छेद जो होता है 1/4 हो जाता है। और लंबाई कितना हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। तो अगर 4 गुना बढ़ जाता है, इसका जो प्रतिरोध जो हो जाता है 4 चौक 16 गुना हो जाता है। इसका प्रतिरोध कितना, 16 गुना। प्रतिच्छेद 1/4 हो जाता है, लंबाई 4 गुना हो जाता है, तो इसका प्रतिरोध हो जाता है 16 गुना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण नहीं पूछ रहा है। तो आलू आपका तना का उदाहरण है, आलू आपका तना का, गन्ना भी आपका तना का उदाहरण है, अदरक भी आपका तना का उदाहरण है, आपको शकरकंद ये जड़ का उदाहरण है, ये जड़ से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? पोषण युक्त जहाँ पे रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम बताना। अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में जो पोषण युक्त रक्त पहुंचे उस वाहिका का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा, क्या बोला जाता है? यकृत प्रवेश द्वार शिरा इस वाहिका का नाम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ तक आपका साइंस था, अब आपका यहाँ से जीके स्टार्ट हो रहा है। देख लेते हैं। प्राचीन भारत के विद्वान में आपको देखना, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये आपका सही है। अमर सिंह भी आपको अमरकोश के रचिता है। अमरकोश के रचिता हैं। ये भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं, ये भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे पाणिनि। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 सही है। विचार करना निम्नलिखित कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 केवल 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। सम्राट अशोक के शिलालेख में सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? सबसे पहले किसने पढ़ा था, समझिए तो। जेम्स प्रिंसपे, ये 1837 में ये सबसे पहले पढ़ा था, 1837 में। और 1750 में खोजा गया था, 1750 में खोजा गया था। अभी वर्तमान में अशोक के शिलालेख लगभग 40 शिलालेख की खोज हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसपे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से
इस उभायदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक जिसको बोलते हैं उल्लेखित किया गया। किसमें आपको रानियों अशोक और राजा अशोक उल्लेखित किया गया है? तो आपको हो जाएगा कंगनहली जो शिलालेख है इसमें किया गया है। कंगनहली शिलालेख की अगर हम बात करते हैं, यह आपका कर्नाटक में है। कंगनहली शिलालेख कहाँ है? कर्नाटक में है। साहबगढ़ी शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान ये पाकिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान में। सांची आपका एमपी में है। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। सहगौड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में आपको सहगौड़ा अभिलेख मिले। सहगौड़ा अभिलेख की अगर हम बात करते हैं, इसमें अकाल का चर्चा, अकाल के समय में अनाज का जो भंडारण किया गया था उसके बारे में सहगौड़ा अभिलेख में बताया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन भारत में गुप्त वंश के काल के संदर्भ में घंटाशाला, कडुरा और चौल शहर प्रसिद्ध है। ये आपको इसलिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बंदरगाह, विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये घंटाशाला, कडुरा और चौल जो शहर है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे स्थित था। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे था बंदरगाह जो था ये। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं, गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम आपको वास्तविक संस्थापक मिलेंगे। अगर अंतिम शासक की गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन थे तो आपका विष्णु अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? विष्णुगुप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। प्राचीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने मत विलास, चतित और गुण भरा की उपाधि धारण किए थे? इसमें कौन थे ये सब जो गुण भरा की उपाधि धारण किए थे? देख लेते हैं। चंद्रगुप्त, महेंद्र वर्मन प्रथम ही सही हो जाएगा, जो मत विलास, चित्र और गुण भरा की उपाधि धारण किए थे। ये आपको सिंह विष्णु और नरसिंह वर्मन प्रथम। और देख लेते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम आपका आपको एक मंदिर से संबंधित है, एकासम मंदिर। चलिए, नरसिंह वर्मन जो एकासम मंदिर कौन बनवाए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम बनवाए थे। महेंद्र वर्मन आपको पुलकेशिन द्वितीय को हराकर, पुलकेशिन द्वितीय को हराकर, जब ये बहुत सा युद्ध में महेंद्र वर्मन का हार हुआ था, लेकिन जब पुलकेशिन द्वितीय को हराए थे तो ये सब उपाधि का ये धारण किए थे महेंद्र वर्मन प्रथम। शिव विष्णु की अगर हम बात करते हैं, तो शिव विष्णु की अगर बात करते हैं तो ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन? शिव विष्णु थे। महेंद्र वर्मन भी आपको पल्लव वंश से संबंधित मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से किस उपाधि के लिए जाना जाता है? गौतम बुद्ध किस उपाधि के लिए जाना जाता है? नया पुत्र, ये भी सही हो जाएगा। शाक्य मुनि और तथागत, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, 683 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 400, अगर गौतम बुद्ध के मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व, ये 563 हो जाएगा। 563 ईसा पूर्व। कितने वर्ष उम्र हो जाएगा? 70 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो चुका था।
80 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो चुका था, मृत्यु हुआ था। आगे देख लेते हैं, अगर गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध आपको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर जन्म की बात करते हैं 563 ईसा पूर्व में कहाँ, लुम्बिनी में हुआ था, अभी वर्तमान में नेपाल है। अब मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु कहाँ, कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, किस भारतीय राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया और इसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया? किस राजा ने चांदी का सिक्का जारी किया था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी चांदी का सिक्का जारी किया था और बाद में ये क्या हो गया था, रुपया कहा जाने लगा था। शेरशाह सूरी का अगर हम मकबरा की बात करते हैं तो ये कहाँ है, सासाराम में। सासाराम में आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगर शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो ये हुमायूं को 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हराया था। कन्नौज के युद्ध में हरा के गद्दी पे बैठा था। हुमायूं को 1540 ईस्वी में हराया था। अगर शेरशाह सूरी के बचपन का नाम अगर हम बात करते हैं, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। अगर हेमू की बात करते हैं, हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ। अकबर और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज इसके दरबार में रहते कृष्णदेव राय। अगर अकबर की हम बात करते हैं तो 1556 से लेके 1605 तक ईस्वी तक गद्दी पे ये बैठा था। 1542 में इनका जन्म हुआ था। करीब 12-13 वर्ष के 12-12.5 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पे बैठा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, रजिया को दिल्ली के सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो रजिया आपको 1336 में गद्दी पे बैठी थी। 1236 में रजिया 1236 में गद्दी पे बैठे और 1240 में का मृत्यु हो गया था। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रजिया का शादी जो हुआ था अल्तुनिया से हुआ था। अल्तुनिया से हुआ था। और दोनों का मृत्यु जो कैथल के पास कर दिया गया था। कैथल के पास दोनों का डाकुओं के द्वारा मृत्यु कर दिया गया था। चलिए, रजिया जो प्रथम महिला शासिका, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम महिला रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाए। रजिया का अगर और हम बात करते हैं तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया किसकी? इल्तुतमिश बेटी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग से थे? इसमें आपको बताना है कौन सा पत्राचार विभाग से है। चलिए, दीवाने इंसा, आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये पत्राचार विभाग से। दीवाने अर्ज की अगर हम बात करते हैं तो ये सैन्य विभाग से था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने खैरात ये आपका जो अस्पताल इसमें विधवा और गरीब महिलाओं के देख रेख के लिए दीवाने खैरात का स्थापना किया गया था। दीवाने रियासत की रिसालत की बात करें तो ये विदेश विभाग से विदेश विभाग से संबंधित कौन सा? दीवाने रियासत। दीवाने अर्ज आपका बलबन स्टार्ट किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहधर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीति पत्र निम्नलिखित में से कौन है? ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर रहा है। कौन सा पत्र लिखा गया है? तो आपका हो जाएगा फुतूहत ए फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तारीखें ये फिरोज शाही की अगर हम बात करते हैं, तारीखें ये फिरोज शाही की जो रचना किया था जियाउद्दीन वर्नी। तारीखें ये फिरोज शाही की रचना कौन किया था?
जियाउद्दीन बर्नी किया था। अगर हम तुगलकनामा की बात करते हैं तो ये अमीर खुसरो, अमीर का रचना कौन किया था? अमीर खुसरो किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 1937 में आम चुनाव की घटना तथा उसके बाद कई प्रांतों में भारतीय प्रतिनिधि सरकार बनी, इस संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, गलत है? गलत आपको चूज करना है, इसमें कौन सा कथन गलत है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस काफी सफल रही जबकि मुस्लिम लीग बुरी तरह से असफल हुआ, एक सही है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कांग्रेस सबसे अधिक बड़ी पार्टी उभरकर उभरी, ये भी सही है। यूनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी क्रमशः पंजाब और बंगाल शासक बनाई सरकार बनाया था, ये भी सही है। कांग्रेस के कुशासन और अत्याचार को दर्शाने के लिए जिन्ना ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार किया था। जिन्ना ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार नहीं किया था, ये मुस्लिम लीग के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा ये 1938 में ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। कौन गलत पूछ रहा था, कौन सा कथन गलत है? तो ये जिन्ना नहीं तैयार किया था, मुस्लिम लीग तैयार किया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। इसमें से बंगाल के शासक जो जड़वे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था, कौन किया था? जड़वे मुर्शिदाबाद सिक्का नामक जारी कौन किया था? तो मुर्शिद कुली खां जारी किया था। मुर्शिद कुली खां जारी किया था। मीर कासिम के अगर हम बात करते हैं तो मीर कासिम आपको मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था राजधानी। मुर्शिदाबाद से कहाँ? मुंगेर राजधानी लेके गया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम ले गया था। शुजाउद्दीन मोहम्मद खां की अगर हम बात करते हैं, ये गद्दी पर 1727 में बना था। 1727 में ये गद्दी पे बैठा था। अगर मुर्शिद कुली खां की अगर हम बात करते हैं, ये गद्दी पे जो बैठे थे, मुर्शिद कुली खां गद्दी पे बैठे थे 1764 में। 1764 में बंगाल ये आपको बक्सर का युद्ध के बाद ये इसको अंग्रेज का ये साथ दिया था, उसी के बाद ये गद्दी पे बैठा गया 1764 में। अगर हम मीर जाफर की बात करते हैं तो मीर जाफर आपका 1700 मुर्शिद कुली खां, और ये 1700 में गद्दी पे, ये 1717 में गद्दी पे और ये 1764 में, यही आपका साथ दिया था। उसके बाद मीर कासिम की अगर हम बात करते हैं, मीर कासिम जो गद्दी पे बैठे थे, ये आपको 1763 में, 1763 देख लीजिए। 1727 में मोहम्मद खां, 1717 में मुर्शिद कुली खां, मीर जाफर 1764 में, मीर कासिम 1763 में बंगाल का नवाब बना था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बंदी जीवन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा लिखा गया है? तो आपको सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया था, बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखा गया है। अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद चलिए अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं तो 17 फरवरी 1931 17 फरवरी 1931 को का मृत्यु हुआ था। रास बिहारी बोस आपको रास बिहारी बोस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन किए थे? रास बिहारी बोस। बंदी जी भगत सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनका भी आपका मृत्यु जो हुआ था 1931 में, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का फांसी दिया गया था, 1931 को फांसी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 54 की बात करते हैं। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं का अवलोकन करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था, भारतीय संघ की व्यवस्था, ये आपका सही है। भारतीय संघ में अनिवार्य राज्यारोहण, ये सही नहीं है। प्रांतों में अधिकांश पुनर्गठन, ये आपका सही है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गलत है। कौन सी विशेषताओं का उल्लेख करना है, कौन सा सही पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और सही हो जाएगा, 1 और ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्लेक्स द्वारा समर्थित किया गया था?
डुप्लेक्स के द्वारा किसको समर्थन किया गया था, ये आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपको किसके द्वारा समर्थन किया गया था, तब मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, ये दोनों को फ्रांस के द्वारा समर्थन प्राप्त था। फ्रांस के द्वारा समर्थन प्राप्त, नासिर जंग और अनवर उद्दीन का ये अंग्रेजों के द्वारा समर्थन प्राप्त था। ये दोनों अंग्रेज के द्वारा समर्थन प्राप्त था। तो डुप्लेक्स आपको फ्रांसीसी था, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4 मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लॉर्ड डलहौजी के शासन के दौरान में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको बताना है, कौन सा लड़ाई लड़ी गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, 1845 से 46 हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 1848 से 50। अगर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 1817 से 1819। अगर हम दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1780 से 1784, 1780 से 1784। देख लेते हैं डलहौजी के शासनकाल में पूछा था, डलहौजी आपका ये हो जाएगा। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में। आगे देख लेते 57 में निम्नलिखित में कौन सा 1840 में कुका विद्रोह के संस्थापक है। कुका विद्रोह के संस्थापक कौन है, ये आपका बताना है। चलिए, कुका विद्रोह में आपको भगत जवाहर मल, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें कुका विद्रोह में और भी थे राम सिंह, कुका विद्रोह में राम सिंह, बालक सिंह और भगत जवाहर मल, ये तीनों संबंधित है कुका विद्रोह से। ये 1840 में हुआ था। अगर मजनू शाह की बात करते हैं, मजनू साहब की बात करते हैं तो फकीर आंदोलन से संबंधित है, फकीर आंदोलन। मजनू साहब फकीर आंदोलन से है। अगर दादू मियाँ की अगर हम बात करते हैं, दादू में फराइजी आंदोलन से संबंधित, फराइजी आंदोलन से संबंधित है दादू मियाँ। सैयद अहमद की अगर हम बात करते हैं, सैयद अहमद आपको बहावी आंदोलन से बहावी आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, 1813 में चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। 1858 के चार्टर अधिनियम के शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख राशि की प्रदान की गई थी, ये सही है। सेवा में प्रवेश से पहले कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था, ये भी सही है। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति बढ़ाई गई थी, ये भी आपका सही है। उन मामलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था जहां ब्रिटिश और भारतीय शामिल थे, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 60। हेरोडोटस किस युद्ध के बारे में लिखा गया है। हेरोडोटस ने किस युद्ध के बारे में लिखा गया है, तो एथेंस और स्पार्टा का युद्ध, ये इसी के बारे में, ये आपका ग्रीस का युद्ध था। एक ग्रीस राज्य में उत्तर और दक्षिण के बीच का युद्ध था, एथेंस और स्पार्टा के बीच। ये 431 ईसा पूर्व, 431 ईसा पूर्व से लगभग 303 ईसा पूर्व तक चला था। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो। हेरोडोटस की अगर हम बात करते हैं तो ये भूगोल वेता एक थे, भूगोल वेता थे। इसे इतिहास का पिता भी बोला जाता है, इतिहास का पिता भी बोला जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस भारत जो आए थे 500 ईसा पूर्व में लगभग भारत आए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करते हैं, अमेरिकी सेना के समक्ष किस अंग्रेज सेनापति ने 7000 सैनिकों के सहमति से आत्मसमर्पण कर दिया गया था। अमेरिकी सेना के सामने कौन सा समर्पण किए थे, कॉर्नवालिस आपको 1781 में अमेरिका में आत्मसमर्पण कर दिए थे। 1781 में यार्क टाउन के घेराबंदी के समय में कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किए थे 7000 सैनिक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एशिया के निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। एशिया के कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा साल्विन नदी। साल्विन नदी आपको तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत से क्षेत्र से निकलती है, चीन होते हुए आपको अंडमान सागर में जाके
अंडमान सागर में जाके मिल जाती है। अगर लीना नदी की बात करते हैं तो ये भी आपको रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बहती है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बहती है। ओब नदी भी आपको रूस में ही बहती है। रूस में अमूर नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका तिब्बत के क्षेत्र से निकलते हुए चीन, थाईलैंड और रूस में बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस एक में वन प्रारूप में सागौन की एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है? आपको सागौन का जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। चलिए, मिलान करना है इसमें। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। मैथन परियोजना आपका हो जाएगा बराकर नदी पे। मैथन परियोजना बराकर नदी पे हो जाएगा। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे हो जाएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे हो जाएगा। और टिहरी परियोजना आपको भागीरथी नदी पे हो जाएगा। टिहरी आपका सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध भारत का टिहरी है। ये आपको उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हो जाएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपको राजस्थान में है, ये राजस्थान में हो जाएगा। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे, ये जम्मू कश्मीर में है। और मैथन परियोजना आपको झारखंड में है। मैथन परियोजना झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 1 का 3, 2 का 4, 1 3 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये भी आपका मिलान है। 64 देख लेते हैं। गन्ना भारत के मुख्य नकदी फसल में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? आपका तो सुक्रोज, चीनी, सुक्रोज को प्राप्त करने के लिए, जिसे चीनी बोलते हैं, सुक्रोज को प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। अगर गन्ना की बात करते हैं तो सबसे अधिक ब्राज़ील में होता है। सबसे प्रथम उत्पादन ब्राज़ील है। दूसरा स्थान पे आपका भारत है। अगर भारत में सबसे अधिक बात करते हैं तो यूपी में सबसे अधिक होता है। और दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में होता है दूसरा नंबर पे। अगर गन्ना सबसे अधिक काली मिट्टी में उगाया जाता है, काली मिट्टी में इसका उगाया जाता है गन्ना को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। करेबा जो बालू के मृतिका, डुमट, सिल्ट और कोलासम के सरोवरी निक्षेप है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं किया जाता है? इसमें आपको करेबा में किस फसल की खेती नहीं किया जाता है ये आपको बताना है। तो आपको लिंग नट की इसमें खेती नहीं किया जाता। बादाम की खेती होता है, केसर होता है, अखरोट होता है। लिंग नट की खेती करेबा में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करना है। 66 मिलान करना है। क्योंझोड़ कौन सा सुमेलित है ये बताना है। क्योंझोड़ आपको तांबा के लिए नहीं है। रंगपो आपको ये सिक्किम में है, रंगपो सिक्किम में है। फुटाका पहाड़ बॉक्साइड के लिए, ये आपका सही है। दरीबा आपको लोहा के लिए ये नहीं है, ये आपका मैग्नीज के लिए है, मैग्नीज के लिए है। और क्योंझोड़ आपका है क्योंझोड़ मैग्नीज के लिए है। क्योंझोड़ भी आपका क्या तांबा के लिए नहीं है, मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं 67। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों के आपस को जोड़ता है? स्वर्णिम परियोजना के बारे में, चतुर्भुज योजना के बारे में बताया है किस शहर को जोड़ता है। तो आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को ये जोड़ता है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो शुरू किया गया था 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसमें आपको 5843 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया गया है, जो पूरे विश्व का पांचवा सबसे बड़ा राजमार्ग है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा राजमार्ग है, 5840 किलोमीटर। आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 68 की बात करते हैं। सूची 1 और सूची को मिलान करना है, दिए गए प्रयोग मिलान करना है। चलिए, ग्रहाणु सिद्धांत इधर कौन दिया है, प्रतिपादक कौन है? ग्रहाणु परिकल्पना इधर देखना पड़ेगा आपको।
चलिए, ग्रहाणु परिकल्पना कौन किए थे? तो आपका हो जाएगा डेली, चेवरलिन। एक का दो हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा, चेवरलिन। ग्रहाणु परिकल्पना कौन किए? चेवरलिन किए थे। भू तापीय संकुचन कौन दिए थे? तो आपको तापीय संकुचन जो दिए थे जेफ्रीज दिए थे, 4 हो जाएगा बी का, ये 2 1 का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा। भू अभिनातिक परिजनना जो दिए थे कोबर दिए थे, कोबर का दिए, ये सी हो जाएगा। और विसर्पी महाद्वीपीय और ये डेली हो जाएगा 4। देख लेते हैं, एक का 2 और फिर 2 का आपका हो जाएगा 4, एक का 2, 2 का 4, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थान पे वायु तापमान के वितरण को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? तो आपको अक्षांश, उत्तांश, समुद्री धाराएं और वायु के द्रव्यमान, ये चारों आपका जिम्मेवार होता है तापमान के वितरण को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1 2 3 4। 70 देख लेते हैं, मरुस्थलीय भूमि में पाई जाने वाली निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? तो यारदंग, यूनेग, छत्रक शिला, पालुका स्तूप, ये आपका सबसे अलग है। ये तीनों एक ही जैसा होता है। ये आपका एक तरफ इस टाइप से होता है, इस टाइप से बढ़ता है ये, फिर ये टाइप से बढ़ते जाए। ये आपको कठोर होता है, ये कठोर होता है, और ये को नर्म होता है। इस तरह से इसका आकृति बन जाता है। ये तीनों का ये अलग होता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मिलान करना है टाइफून। टाइफून कहाँ आता है? चीन सागर में हो जाएगा। चक्रवात आपको हिंद महासागर में, हरिकेन आपको कैरेबियाई क्षेत्र में हो जाएगा, बिली बिली आपका उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो 1 का 2, 2 का 3, 1 2 2 3 3 1 4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ये भी आपको मिलान करना है। फर्न, फर्न क्या है? फर्न आपका हो जाएगा, फर्न आपका छाया के अनुकूलित हो जाएगा। एकेसिया, एकेसिया आपका हो जाएगा गहरी जड़ वाली प्रणाली। एकेसिया, जलकुंभी, जलकुंभी देख लेते हैं, फूले हुए वर्णवित, ये हो जाएगा 2। उसके बाद राइजोफेरा मैग्रोव, जरायुक्त हो जाएगा 4, 1 का 3, अब 1 बच गया है तो ये हो जाएगा गहरी जड़ प्रणाली। प्लान कर लीजिए, 1 का 4, 1 4, 2 का 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 सही हो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादन में सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक शुद्ध कौन सा उत्पादन हो जाएगा? तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में हो जाएगा। इसमें एनएनपी जो होता है, एनपीपी जो होता है, ये कार्बनिक पदार्थ को हटा दिया जाता है, जो बचता है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 74। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ में भारत के सकल राष्ट्रीय कृषि आय का हिस्सा क्या हो रहा है? निरंतर कम होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र का इसमें बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा इसमें निरंतर बढ़ रहा है, और कृषि का राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 73 का। आगे देख लेते हैं 74 से 75। 75 देख लें, रंगराजन समिति का रिपोर्ट किस विषय वस्तु से था? तो रंगराजन समिति आपको हो जाएगा भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने का सुझाव दिया था। ये 1992 में आया था। ये समिति का जो आया था 1992 में। शेयर घोटाले की जांच के लिए जानकी रमन समिति है, जानकी रमन समिति। शेयर घोटाला, चीनी घोटाला से हो जाएगा आपको ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो आपको बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, ये इसका गठन जो हुआ था 2016 में हुआ था। सभी बैंकों के क्या अध्यक्ष का चयन करता है? बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करते हैं तो 1935 में इसका स्थापना हुआ था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। भारत
भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया है किस पंचवर्षीय योजना में ये अपनाया गया था? ये आपको हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ये अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो 1966 से 1969, 66 से 69 हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये चला था आपका 1961 से 1966। अगर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1969 से 1974, और छठी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। ये आपका पंचवर्षीय योजना का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 78 देख लेना, अप्रत्यक्ष करों के प्रतिगामी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर के प्रतिगामी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ये प्रत्यक्ष करों के तुलना में अधिक लगाए जाते हैं, ये नहीं, ये सभी आय समूहों के समान दर पर लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये सभी की तुलना में समान दर पर लगाया जाता है, सभी समूहों के तुलना समान दर पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करते हैं तो जीएसटी आपको अप्रत्यक्ष कर में आता है। आपको सेवा कर आपको अप्रत्यक्ष कर में आ जाएगा। अगर प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो आपको संपत्ति कर और व्यक्तिगत संपत्ति कर, ये सब आपका हो जाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति कर भी आपका आ जाएगा, प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 79 आर्थिक मंदी के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने में सर्वाधिक संभावना होती है? आर्थिक मंदी के समय में कौन सा कदम उठाना जाना अधिक संभावना होती है? तो सार्वजनिक परियोजना के व्यय में वृद्धि करना, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सबसे अधिक अगर भारत में आर्थिक मंदी सबसे अधिक आया था जो 1930 में आया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन एक लघु उद्योग SSIS की समस्या नहीं है? लघु उद्योग की समस्या निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। देख लेते हैं वित्त आपका सही हो जाएगा, विपणन भी सही है और कच्चा माल भी सही है। हड़ताल एवं तालाबंदी, ये आपका लघु उद्योग की समस्या नहीं है। चलिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, किस वर्ष में जन गण मन भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये आपका 1950 में अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में। जन गण अगर पहली बार 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में जनगण को लिखे गए थे रविंद्रनाथ ठाकुर, लिखे थे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82, दिए गए आपको मिलान करना है इसमें। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन आपको इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये आपका जो लिया गया है, ये आपको लिया गया है कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपका देख लीजिए 1 का 2, 2 का 3, 1 2 2 3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से है? कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 19। आपको इसमें बोलने की स्वतंत्रता आपको 19 के ए से लेके 19 के एफ तक संबंधित है। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये सब आपका। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो समानता का अधिकार इसमें दिया जाता है, समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, गिरफ्तारी के समय के बाद संरक्षण, गिरफ्तारी के बाद संरक्षण की बात करते हैं। अनुच्छेद 31 की अगर बात करते हैं संपत्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 31 का ए, अनुच्छेद 31 का बी, ये संपत्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। 84 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, आपको बताना है। मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम, ये आपका अनुच्छेद 23 में संबंधित है। मादक पदार्थ के स्वास्थ्य और हानिकारक औषधियों का प्रयोजन भिन्न उपयोग प्रतिषेध, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो भाग 4 में दिया गया है, भाग 4 में है आपको 36 से लेके 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। वह संसद का एक संगठन भाग है, ये सही है। वह दोनों सदनों के सदन में चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबोधित करता है, ये सही है। अनुच्छेद 108 के तहत वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश लाया जाता है। तो आपका एक कौन सा सही नहीं है, गलत पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये गलत है। 81 की बात करते हैं। लोक निधि अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे किया जाता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को बोला जाता है, ये अनुच्छेद 148 में है। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 में है। संसद आपको अनुच्छेद 79 में है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 87 संसद के अस्थायी समिति के सदस्य में लोकसभा एवं राज्यसभा किस अनुपात में किया जाता है? अस्थायी समिति के बारे में बोल रहा है। लोकसभा में किस अनुपात में होता है अस्थायी समिति? आपको क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में होता है, 2 और 1 के अनुपात में होता है। अस्थायी समिति अभी वर्तमान में लगभग 24 वो अस्थायी समिति है। अगर अस्थायी समिति की बात करते हैं तो आपका 21 और 10 के अनुपात में बटा रहता है लगभग। अस्थायी समिति में 31 सदस्य अभी वर्तमान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। किसी राजनीतिक, ऑप्शन नंबर 1 सही, किसी राजनीतिक दल के क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता कब दिया जाता है, ये बताना है। वह राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है तथा उस राज्य के विधानसभा में कम से कम 2 सीट पर जीत किया होता है, ये आपका सही है। 6% वोट चाहिए या 2 सीट पर जीत होना चाहिए, तब क्षेत्रीय दल का मान्यता मिलता है। अगर राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करना हो तो आपको कम से कम 4 राज्य में सीट होना चाहिए और 6% वोट आना चाहिए, तो आपको राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलता है। क्षेत्रीय दल में 6% वोट और 2 सीट आना चाहिए। 89 की अगर हम बात करते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, यह आपको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संपत्ति से संबंधित है, ये 9वीं अनुसूची में है। ये आपको 1951 में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। ये भारत का पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में बात करते हैं, दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है, ये 85वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन, ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, 1985 में लाया गया था। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें आपका 3 गो अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची के बारे में बताया गया। 8वीं अनुसूची आपको भाषा से संबंधित है, वर्तमान में इसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है। आगे देखते हैं 91 का, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद किसके समकक्ष होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग का निर्वाचन जो करता है, नियुक्त जो करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये आपका अनुच्छेद 324 से 329 तक है, तो 24 से 329 तक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, ये आपको बताना है। भारत के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। भारत के प्रथम, ये 2019 में पहली बार इनका स्थापना किया गया था, लोकपाल का गठन किया गया था 2019 में, पिनाकी चंद्र घोष को पहली बार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ सब मैथ है। चलिए, किसी कमरे का 15 मीटर तथा 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श के पर लगाए जाने वाले वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या बताना है।
तो ये आपका हो जाएगा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो इसको 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो इसको 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम ये दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, 1517 और 902 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, 1 और 15 में 6, 615। फिर से इसको अगर हम 5 से तोड़ लेते हैं तो 5 और ये हो जाएगा 5 या 15 तो 3, और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 40, 3 और 4 या 12 जाएगा। इकतालीस इसका एचसीएफ आएगा। एचसीएफ अगर 41 आ रहा है तो न्यूनतम संख्या निकालना है, तो 1517 गुना 902 अब बटा में 41, वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा। काटने के बाद आपको 814 इसका आंसर आएगा। 94 देख लेते हैं। एक त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है, इतना के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 है तो सबसे छोटी भुजा बताना है। तो ये अनुपात में, तो इसको सिंपल अनुपात में बदली करेंगे, तो इसका एलसीएम पहले ले लेंगे। एलसीएम 4, 3 और 2 का 12 आ जाएगा। एलसीएम 12 आएगा। फिर इसका सिंपल अनुपात में बदलने के लिए 6, 4 और 3 हो जाएगा। और त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो 6 और 4, 3 13, 13 बराबर अगर 52 है तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। अब सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, तो सबसे छोटी भुजा 3 है, तो 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों का आवश्यकता है। एक छात्र ने 20% अंक हासिल किया है, 36 लाना है, 20 हासिल किया है, उसके बाद 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। 36% उसको लाना था, 20% लाया है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो मतलब 12 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। तो बताएं कि अंक कितना था। तो ये दोनों का अंतर कितना, 12%, 16% हो जाएगा। ये दोनों का अंतर 16% लाना था, 36 लाया है 20 और बच गया कितना 16% बराबर अगर 12 है तो 100% बराबर निकाल देंगे। 100% बराबर हो जाएगा 100 गुना 12 और बटा में 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 25, 25 तिया 75, अंक 75। आगे देख लेते हैं 96 का। किसी मूलधन में 2 वर्ष के लिए 5% का वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। उसी दर पर उतने ही समय के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज आपको बताना है क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। 2 वर्ष के लिए 5%, तो 5% को हम लिख सकते हैं 1 बटा में 20, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष में 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। यही आपका क्या हो गया 41 आपका हो जाएगा ब्याज। 41 बराबर कितना दिया हुआ 328, 1 बराबर हो जाएगा 8, 8 मरतबे में कट जाएगा। 1 बराबर अगर 8 हो रहा है तो हमको निकालना क्या है, उसी दर पर उतने ही समय के लिए मूलधन क्या। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 8, तो 400 बराबर 8 चौक 3200, तो मूलधन मेरा 3200 आ रहा है। आपका निकालना साधारण ब्याज निकालना, तो 3200 गुना 5% और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा 5 दूना 10 और 32 मतलब 300, ऑप्शन नंबर 1। आगे देख लेते हैं 97 का। किसी खेत में 2/5 भाग को ए 6 दिन में करता है। 2/5 भाग को ए 6 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा करेगा कितना, पूरा काम करने के लिए 15 दिन लगेगा। 5 या 15, बी को लगेगा उसी काम का 1/3 भाग को 10 दिन में करता है। 1/3 भाग को अगर 10 दिन में करा तो पूरा काम ये कितना 30 दिन में करे, 30 दिन में करेगा। अब बताना ए भी दोनों मिलकर 4/5 भाग को कितना गए। ए अगर कर रहा पूरा काम को 15 दिन में, बी कर रहा पूरा काम को 30 दिन में, पूरा काम हो जाएगा 30। इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1। अब बोल रहा है 4/5 भाग करना है, तो 30 का 4/5 भाग कितना हो जाएगा 5 छक 30, 6 चौक 24 करना है। और 3 के एफिशिएंसीज करेगा कितना दिन में हो जाएगा 8 दिन में, ऑप्शन नंबर 3।
उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पे बेचने पर 8% अधिक मिलता है। तो 5% लाभ तो 105% हो जाएगा, और 5% हानि 95% हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है? 8 है। 10% बराबर 8 हो जाएगा, 100% बराबर 80। ऑप्शन नंबर 3 से। अब यहाँ से रीजनिंग है। इसमें आपको बताना है क्या भराएगा। देखिए 11, 14 और 16 ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, 11, 6, 1, 7 और 4, 11 और 3, 3, 4, 3 और 1, 4, 41। 4 और प्लस 1 करेंगे तो ये 5 प्राप्त होगा। उसी तरह ये तीनों को जोड़ेंगे तो 5, 9, 5, 14, 14, 3, 17 और 1, 1, 2 और 1, 3, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। उसी तरह हमको 8, ये 6 और 4, 10 इसमें क्या रखेंगे तो जोड़ने पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 अगर हम जोड़ेंगे तो 10 और 7 कितना? 17 हो गया। 7 और 1, 8। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये बताना है आपको 7 को ये लिखा हुआ है, अगर 10 को ये लिखा हुआ है तो आपको बताना है 13 को क्या लिखा जाएगा। देख लीजिए 7 को इस तरह से लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। उसी तरह 10 को लिखा हुआ है 1 से लेके 10 तक। उसी तरह आपको 13 को लिखना है 1 से लेके 13 तक। ये आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। एक इस तरह से आपका 100 में 100 का क्वेश्चन का हो गया डिस्कशन।